मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई और कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता। बिल्कुल 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है। 10,000 से 1 लाख की कैपिटल। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है कि तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले, जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट opinion है? ऑप्शन, क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा, पहले भाव को समझना पड़ेगा आपको, और भाव को समझने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे काफी सारे लोगों के साथ इशू होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते समय पे, उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। जी, तो इस पे मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की? देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव अगर किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में हो, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि भाई साहब 2017 से अगर ये रिसर्च एनालिस्ट बने हो, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ आप सब सही समझ रहे हैं, आजकल रजिस्टर्ड एंटिटीज़ की क्या वैल्यू होती है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और इसी के साथ साथ आज कमोडिटीज़ में है, इक्विटीज़ में है, डेरिवेटिव्स में, हर तरीके के सजेशन देने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे ही एक व्यक्ति को आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने, मेरे साथ है अमित जी। कैसे हैं अमित जी? एकदम बढ़िया अभिषेक जी, एकदम नमस्ते। बढ़िया। जय जिनेंद्र। बिल्कुल जय जितेंद्र। अमित जी सीधे मुद्दे पे आते हैं, मुझे ना समझना है पहले आपने शुरुआत कैसे करी, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में आए, हाउ डिड यू स्टार्ट, और ये सफ़र कैसा रहा आपका आज तक? बाय द वे, एक बात कहना चाहूँगा अभिषेक जी, अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ या फिर मैं इस लेवल पे आया हूँ अपनी रिसर्च को लेके, अपने काम को लेके, तो अपने को देखने वाले या फिर मार्केट में पार्टिसिपेंट हर कोई बंदा यहाँ पर आ सकता है। उसकी वजह मैं आप लोगों को एकदम ब्रीफ करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को सबको मोटिवेशन भी मिले। 99 में मैं 12th कंप्लीट किया। 99 के पहले की जर्नी थोड़ी सी बताऊंगा। 11 तक तो ऐसा था कि अगर मेरे 50-55% भी आ गए तो गांव भर में मिठाई बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि पास हो गया बंदा। इसीलिए नहीं कि उसके अच्छे परसेंटेज आए। आसपास वाले भी सोचते थे, यार ये बंदा मिठाई क्यों बांट रहे हैं, मेरे पापा मिठाई क्यों बांट रहे हैं। तो सीन ऐसा था, 50-55 आ गए, मेरा बच्चा पास हो गया। चलिए ठीक है। अब 11th के बाद मैं बहुत छोटी सिटी से आता हूँ, मध्य प्रदेश में एक जगह है बालाघाट करके। बालाघाट। बालाघाट जी। नागपुर से कुछ 200-250 किलोमीटर है। छोटी जगह है, बहुत डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, लेकिन छोटी है। 5th तक तो मैं फिर भी एक प्राइवेट स्कूल में था, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया था, और आई बिलोंग टू बिलो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। यानी मेरे पापा की इनकम आप पकड़ लीजिए 10,000 रुपये के आसपास महीने की हो गई तो बहुत हो गई। हम लोग 4 भाई हैं, इनफैक्ट वो भी शायद ज़्यादा होगी। 5th में ऐसा कर दिया स्कूल वालों ने कि कंप्यूटर कंपलसरी है, तो पापा ने वहाँ से निकाल के उठा के पटक दिया गवर्नमेंट स्कूल में। मैं अपनी स्कूल का नाम बताऊंगा आपको, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये स्कूल का नाम है? जी, लोग सुनते क्या है इसको, और वापस रिपीट करने अगर मैं बोलता हूँ कभी, तो वो बोलते हैं शासकीय बहु, जबकि वो है शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। तो 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ा। 11th में एक पिक्चर क्लियर हो गई थी कि बॉस, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है लाइफ में, तो 2 चीज़ें आगे बढ़ा सकती हैं, एक आपकी मेहनत और एक आपका जुनून। किस्मत भी होती है कुछ हद तक, लेकिन किस्मत उसी का साथ देगी जो मेहनत करेगा और जिसके अंदर जुनून होगा। तो मेरा तो एकदम लॉजिक क्लियर था कि बॉस किस्मत तो है नहीं, तो यहाँ पर छोटे गाँव में होते नहीं, पैदा होते थे बड़े बड़े लोगों के यहाँ। तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्टेड था। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। 11th में एक्सेप्टेंस था कि भाई अब अगर बाहर निकलना है यहाँ से, तो 12th में कुछ ना कुछ तांडव करना पड़ेगा। 12th में खूब पढ़ाई की। और मेरा एक फ्रेंड था, आज वो, मैं उनका नाम यहाँ पर तो नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोग में से चाहें तो कोई गेस कर सकता है। ओके। CNBC वगैरह में अपेयर कर रहे हैं पिछले 20 साल से। अच्छा। ही इज़ माई स्कूल मेट, और बचपन हम लोग साथ में गुजारा है। वो बंदा बहुत ब्राइट था, पढ़ाई में ब्राइट है। ठीक है। तो मेरे अंदर एक था कि बॉस, इसको तो बीट करना है। अगर उसको बीट कर लिया तो शायद सबको बीट कर लूँगा। ओके। अपने आप को चैलेंज कर रखा था कि 12th में कुछ तांडव करना है। 12th के फर्स्ट डे से, जब से स्कूल चालू हुए 12th तक, बाय द वे अभी कई जगह पे सीनियर कॉलेज होते हैं, जूनियर कॉलेज होते हैं। आई मीन 12th कंप्लीट करने के बाद सीनियर कॉलेज आते हैं। 11-12th में, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में 11-12th में जूनियर कॉलेज होते हैं। तो 12th में हमारा स्कूल ही था। 12th में खूब पढ़ाई की, एक ही ऑप्शन था, मेहनत करनी है, और कोई तो ऑप्शन था ही नहीं। मेहनत करी, ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक। वाओ। समाज ने भी गोल्ड मेडल दिया,
स्कूल वालों ने भी गोल्ड मेडल दिया, स्कॉलरशिप ऑफर हुई, निकल गए वहाँ से। कुछ जानकार लोग थे जिन्होंने कुछ मेरे रिलेटिव यानी कुछ फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने कहा कि भाई पूना भेज दो इसको, पूना सही जगह है। पूना आ गए। यहाँ अभी देखिए बाजार में भी जब हम लोग काम करते हैं ना तो उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। शायद मैं बाजार के लिए बहुत पहले से बना था, मुझे मालूम नहीं था। वहाँ से निकला, अब 47th रैंक आ गई तो आदमी थोड़ा ना चौड़ा हो जाता है। अब हमने वो चौड़ा होना कम कर दिया है क्योंकि एक एज जैसे जैसे आती है तो इंसान मॉडेस्ट हो जाता है। 12th कंप्लीट करने का जब पूना आया मैं तो देखा यार यहाँ पर तो सब अंग्रेज ही हैं और मैं पढ़ा हुआ था हिंदी मीडियम में। नाम बताया ना, शासकीय बहु उद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। 12th कंप्लीट करने के बाद पूना आने के बाद जब क्लासेस ज्वाइन की तो वहाँ पर एक बंदे ने मेरे से इंग्लिश में कुछ पूछ लिया कि कैन आई बोरो योर पेन। भाई साहब तोते उड़ गए थे। 3 दिन तक तो क्लास ही नहीं किया और कुछ मांगेगा दोबारा, यानी अंदर से हेजिटेशन था। तो वो वाली बात हो गई थी, आसमान से गिरा खजूर के पेड़ में लटका। वहाँ तो एकदम ऐसा ग्राफ पहुँच गया, 12th स्टैंडर्ड में सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं सब। यहाँ पर आने के बाद अंदर से वापस टूट गया। वापस से अब एक ही ऑप्शन था, करना क्या है, मेहनत, और कोई ऑप्शन नहीं था। सीए फाउंडेशन क्लियर किया, सीए इंटर क्लियर किया, आर्टिकलशिप स्टार्ट की। वहाँ पर और एक कांड हो गया। आर्टिकलशिप कर रहा था तो सैटरडे को कैजुअल डे हुआ करता था। हम लोग टी शर्ट पहना करते थे और जीन्स वगैरह पहना करते थे। तो मैंने एक और तरह की टी शर्ट पहन के ऑफिस चला गया। यहाँ पर जूते वूते बने हुए थे, लटक रहे थे वो वर्क किया हुआ था। तो सर ने कहा बेटा ये तो यहाँ चलेगा नहीं, अभी के अभी घर जाओ। तो उस तरह का माइंडसेट नहीं था कि सब कैजुअल पहने हुए, ठीक है जूता है, तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंच गई। और वो गलत थी सही थी वो तो मुझे आज तक क्लियर नहीं है माइंडसेट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस जर्नी को पार करके मैं यहाँ पर आया हूँ उसके हिसाब से तो सही थी वो। छोड़ दी, सैटरडे था, निकल गया। वहाँ पर एक जगह हुआ करती थी ऑफिस के पास ही, और वहाँ पर हॉस्टल भी बहुत हुआ करते हैं। अगर आप में से कोई पूना का देख रहा हो तो वो जानेगा, कमला नेहरू पार्क करके एक जगह होती है पूना में, जहाँ पर खूब टपरियाँ हैं, खूब चाय पिया करते हैं लोग। वहाँ पर जाया करता था मैं। तो एक बंदा मिला मुझे वहाँ पर, भानु प्रताप नाम था उनका। वो मिला, उसके साथ एक और ओल्ड एज मैन थे। तो भानु से तो मैं कैजुअली मिला, मुझे देखकर ऐसा लगा कि कोई इसके रिलेटिव अगर होंगे तो शायद आए होंगे मिलने के लिए। मिला तो उन्होंने कहा कि अमित ये मेरे पहचान वाले हैं, इनकी जॉब लगवानी है कहीं, जॉब लगवाने के लिए, लेकिन फील्ड चाहिए स्टॉक मार्केट की। अब अपन तो बच्चे टाइप के थे, बच्चे तो खैर आज भी हैं वैसे, उनका जॉब लगवाना था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब जब अपन हॉस्टल में रहते हैं ना तो अपने को कॉस्मो क्राउड मिलता है और अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग फील्ड के जी। कोई ऐसा स्पेसिफिक हॉस्टल नहीं था कि आर्मी का जिस जगह रहता था वहाँ सारे आर्मी के रहेंगे। ये तो जैनों का हॉस्टल था। तो वहाँ पर और एक बंदा था जो ऑलरेडी एक ब्रोकिंग फर्म में काम करता था, एंड ही वॉज लीडिंग टू पुणे। तो वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैंने कहा बात करवा देता हूँ मैं किसी से। उनको लेके गया ऑफिस, भाई भाई यहाँ पर अपने को ये सर की जॉब चाहिए। उन्होंने अपना रिज्यूम दिया जी। उन्होंने उस रिज्यूम को फॉरवर्ड किया अपने हेड ऑफिस में। आगे से क्या फोन आता है, आगे से सामने वाला जो हेड था उनका कंपनी का, मैं काफी चीज यहाँ पर नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, सामने से फोन आया, बेटा इसको एंटरटेन मत कर, इसको तू एंटरटेन करेगा तू तो छोड़ मेरी भी जॉब खा जाएगा जी। क्यों? क्योंकि वो IIM से अहमदाबाद पास आउट थे, SBI के ट्रेजर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ था उन्होंने। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा मुझे बोला गया है, उस समय इंटरनेट की दुनिया नहीं थी इतनी, 2000-2003 के बीच में जी। लिमिटेड रिसोर्सेज थे और हर चीज पब्लिश नहीं होती थी। ही वॉज ए पार्टनर ऑफ केतन पारेख। तभी भी मुझे इतना कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जगह से आता हूँ जहां पर मैंने कभी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं किया, कभी लिफ्ट में सफर नहीं किया, कभी ब्रॉडगेज नहीं देखी, तो प्लेन तो छोड़ ही दो आप। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में पला बड़ा, तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। जब उसने मुझे बताया तब मुझे थोड़ा बत्ती जली कि यार कुछ तो इनके आवाज़ है, बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है। तो अब अपन जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहते हैं ना तो भैया हम लोगों का थोड़ा सा लैंग्वेज ना थोड़ा सा रफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ रफ बातें तरीके से निकल गई तो उसको नहीं नेगेटिवली मत लीजिएगा कोई। तो अब हम लोगों ने क्या सेटअप किया, यानी उस फ्रेंड ने कहा कि यार अमित इसमें दम तो लग रहा है इस बंदे में, तो उसको हाथ से जाने नहीं देते। और वो बंदा MBA किया हुआ था, तो वो जानता था IIM अहमदाबाद क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहे, और पुणे को लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा उसके अंदर। यहाँ पर हर कोई जो भी कुछ बैठता है हमारे सामने या फिर आप लोग होते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। तो उसने एक तरकीब लगाई कि, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना चतुर ज़्यादा होते हैं लोग, सीख जाते हैं क्योंकि मार्केट इतना उनको परेशान करता है तो चतुराई अंदर से लानी पड़ती है। बिल्कुल।
तो उसने कहा कि अपन इंसेंटिव बनाते हैं, धंधा बढ़ाते हैं इनसे, जो इंसेंटिव बनेगा उससे पे ऑफ कर देंगे इनको, विन विन सिचुएशन। तो उनको, लेकिन उन्होंने, अब उनको ना 2-4 दिनों की जो टाइम फ्रेम था जब मैं ऑफिस जाता था और उनसे मिल रहा था, 2-4 दिनों में मैंने उनको ये इंसिडेंस बता दिया था कि मेरे को ऐसे निकाल दिया यार, ऐसा सा हो गया था। तो उन्होंने बोला अमित एक काम कर, मैं वहाँ पर सिर्फ तेरे लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन तेरे को मेरे साथ सीखना पड़ेगा। अच्छा। तो 2003 एंड या 2004 की बात है, वहाँ से मैंने उनके साथ सीखना चालू किया। इसके बीच में और एक इंसिडेंस था, मैं मार्केट में एक्चुअली आया कैसे। जी। स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं ना, तब पापा मुझे याद है अभी 1000-1500 रुपये महीने का भेजा करते थे, हॉस्टल की फीस साल भर की भर देते थे, खाना पीना रहना वहाँ पर होता था, लेकिन 1000-1500 रुपये भेजते थे। लेकिन जब हम बहुत सारे कॉस्मो क्राउड के साथ रहते हैं ना, तो हमारी नीड्स बढ़ी रहती हैं। यार कभी संडे का खाना खाने जाना है तो टीटीएम हुआ करता था, तू तेरा मैं मेरा, बिल बनता था, तो अब कहीं ना कहीं पैसों की कमी हो ही जाती थी। और विजनरी तो था, क्योंकि जिद्दी था मैं, जिद्दी और मेहनती। जिद्दी और मेहनती। ने लक बाद में काम आएगा, पहले अपनी मेहनत काम आएगी। मेहनत मेहनत करेंगे और उसके बाद नहीं मिला तो एक्सेप्टेड है कि चलो मेरी डेस्टिनी में नहीं था वो। बिल्कुल। तो अब हम लोग ना एडमिशन होकर के काम भी थोड़ा बहुत कर लेते थे कि कोई आ रहा है, किसी का रेफरेंस है और कॉलेज वॉलेज में पहचान वहचान बना के रखी थी, तो 20-50 हज़ार रुपये मिल जाते थे। ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठा होकर रखे थे। तो मैं एक दिन, अब इन्वेस्टिंग करना था, यानी कुछ ना कहीं तो उसको यूज़ करना था, बैंक में तो रखना नहीं था। तो मैं एक दिन एक बैंक वाले को बुलाया हुआ था कि भाई मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उस समय ना 5 पैसा, शेर खान, ये सब बहुत चलते थे। 5 पैसा, शेर खान, कार्वी, ये सब बहुत एग्रेसिवली मार्केट में थे। तो उनका फ़ोन आया, मेरे एक भैया थे, सीनियर हैं, ही वाज़ क्वालिफाइड सीए दैट टाइम। तो उनका उनका मेरे को फ़ोन आया जब वो बंदा आया था मुझसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराने के लिए। बोले अमित क्या कर रहा है? मैं कहा भैया ये म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाल रहा था, कुछ स्पेयर आ गया था। तो उन्होंने बोला एक काम कर, उसको कल बुला, आज मत बुला, आज मेरे पास आ। मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोले अमित मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं कहा क्या भैया? वो ऐसे ही बोला था बिल्कुल, क्या भैया? बोले यार रिफाइंड सोया ना में तेजी लग रही है। कुछ अच्छा। 400 रुपए के आसपास का भाव चलता था, 1 रुपए में ये 1000 कौन से रुपए। साल की बात कर रहे हैं अभी ये भी अंदाजन? 2004 2004 के आसपास की बात चार है। पाँच, हाँ तीन जी, चार पाँच हाँ के जी, हाँ बीच में, जी। ठीक है जी। तो रिफाइंड सोया में तेजी लग रही है, तू 35,000 रुपए डालेगा ना तो तुझे 10-15 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, और एक्चुअली में वैसे ही हुआ। अच्छा। मैंने कहा यार और ये कितने समय में? कुछ 15-20 दिन में 35,000 डाल के 35,000 15,000। रुपए डाल के अच्छा। 15,000 रुपए आ गए। मैंने कहा अच्छा। भैया इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। वो शेर के हम्म। मुंह में खून लग जाता ना एक बार, तो हम्म। आदमी फिर उसी डायरेक्शन में सोचता है अब तो सारे काम बेकार, बिल्कुल। यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वहां ये पर तेल मतलब आप बोल रहे हो ये क्रूड ऑयल के हिसाब से नहीं बोल नहीं, रहे हो? रिफाइंड सोया, पाम ऑयल एक अलग बनता है, अच्छा हाँ। रिफाइंड सोया जिसकी सबसे बड़ी मंडी इंदौर में है। समझ गया समझ गया, जी जी जी। जी। ठीक है जी। तो 15-20 हज़ार रुपये बन गए, एकदम मौज हो गई। तो इस जर्नी को मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू किया, 35,000 रुपये के लाख, सवा लाख रुपए बनाए। लेकिन एक ट्रेड में मैं फंस गया। और होता क्या था, जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं या फिर उस समय ना ब्रोकरों के पास जाके काम किया जाता था। ऐसे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था कि आपको मोबाइल पे रेट दिख जाएंगे, या फिर आपके पास दो ऑप्शन थे, या फिर आप फोन करके ब्रोकर को पूछो अभी का भाव क्या है, या फिर उसके पास जाके ऑफिस में बैठो। तो ऑफिस में भी जाया करते थे, फोन पे भी बात किया करते थे। ऑफिस में जाते हैं तो हमारा नेटवर्क बिल्टअप हो जाता था। उसमें मुझे एक बंदा मिल गया था जो रिफाइंड सोया के बारे में जानता था। अच्छा। तो ये भैया ने तो मेरे को एक ही बार बताए थे, लेकिन वो मेरे को बार बार बताने लगा कि ये कर ले, अब वो कर ले, और सही चल रहा था। और वो आउट स्टेशन का बंदा था, कभी कभी पूना आता था तो बैठ जाता था ब्रोकरों के आगे। तो मैं उससे फोन पे पूछा करता था, भाई जी एक बार फंस गया ना मैं, तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। अब 35-25-30 हज़ार रुपए के आसपास मार्जिन था, एक सवा लाख रुपए की कैपिटल बन गई थी। एवरेज कर करके 3-4 लॉट बना लिए भाई साहब, सब? सब गायब। मतलब आप मोटा मोटी ये 15,000 का जो 35,000 लेके गए, और 35,000 से मैं पकड़ रहा हूँ 1 लाख के ऊपर एक लेके सवा लाख गए, रुपए के आसपास एक कैपिटल सवा लाख बनाई, बनाया, और अब इसके टाइम पे ये पूरा जीरो। पूरा जीरो हो गया। यानी ब्रोकर ही पोजीशन काट देता था, आज भी काटता ही। आज मेरे ख्याल बिल्कुल से कुछ बिल्कुल। 80-90% में काटता 80% है। पे, जी वो जी। परसेंट वो समय तो फोन पे बात किया करते थे, थोड़ा हो जाता था, देख लेना यार भाई थोड़ा और, 5 मिनट और देख ले, 10 मिनट और देख ले, थोड़ा ऊपर आए तो तो काट आप लेंगे। घूम फिर के जीरो पे आ गए जीरो पे वापस। आ गया, उस ठीक समय है। काम छोड़ चुका था। फिर उसके बाद ये इंसिडेंस हुआ जो मैं आपको 2004-2005 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे को सर मिले। उसके बाद मैं उनको सर को लेके गया वहां पर। तो मार्केट का कीड़ा तो पहले से था कि यार मैंने एक बार लॉस किया हुआ है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा था कि मेरे को इस सर से सीखना है, लेकिन कॉन्शियस अलाउड नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं फैमिली को बोला हुआ था मैं सीए कर रहा हूँ। ओके तो अब करे तो करे हाँ। क्या आदमी? तो
सीए को तो मैंने पॉज किया, लेकिन घर में यही मालूम था कि मैं सीए कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं जाता था ब्रोकर के यहाँ। और इस सर के साथ मैंने 2004 से 2007 की जर्नी कंप्लीट करी। अब देखिए डेस्टिनी कैसे काम करती है। डेस्टिनी में क्या था, ही वॉज 58 ईयर्स ओल्ड। उनकी दो प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थी। आई रिस्पेक्ट हिम ए लॉट, अभी भी, कभी भी, हमेशा मेरे गुरु वही रहेंगे। उनका एक आईसाइट खराब था, तो उनको दिखता नहीं था ज़्यादा, तो उनको कंप्यूटर से जो भी काम करने होते थे मैं था। उनको कुछ लिखना है तो उनका हैंड शिवर करते थे, तो भी मैं था। तो पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ के जो भी काम होते थे वो मैं ही किया करता था, तो मेरे से बहुत खुल गए थे वो। और उन्होंने इतना पेला मेरे को, पेला इन द सेंस इतना ज्ञान देते थे। एक तो 5 अखबार रोज पढ़ना, वो ही वांटेड टू गो थ्रू ए डी लर्निंग प्रोसेस। इतना सीखा हुआ था उन्होंने। 5 न्यूज़पेपर उस समय पढ़ते थे, उनको हर एक चीज का नॉलेज था। वो टाइम पर ना न्यूक्लियर का इश्यू चल रहा था, उनसे कुछ भी पूछ लो यार। एक पिन कहाँ से आती है उनको वो भी पता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है वो भी पता है, यानी कहाँ एक्सपोर्ट कहाँ इम्पोर्ट, क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, किसको क्या इफेक्ट जाएगा, सब मालूम था उनको। तो जब बोलते थे ना तो मेरे को इतना समझता नहीं था। अब समझता है कि क्या बोलते थे। उस समय लगता था मैं पिल रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि बॉस वो चीज जो दी है उसकी वजह से मैं सरवाइव कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। वाओ, हाउ डेस्टिनी वर्क्स। ब्यूटीफुल। 2007 में कुछ फाइनेंशियल पर्सनली प्रॉब्लम हो गया, सबकी लाइफ में होता है यंगस्टर में। तो फिर वापस से बैक टू द स्क्वायर जीरो, करें तो करें क्या। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरी है, वैसे आप ना ना, आपके बिल्कुल स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था, जब मैं सीए कर रहा था ना, तो मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि बॉस आप ना दुर्ग से एग्जाम दो। अच्छा, मैं रहता पूना था, तो अच्छा जाएगा हूँ मध्य प्रदेश का, जी। और मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़ में दुर्ग एक जगह है। उन्होंने बोला कि भाई दुर्ग से एग्जाम दे, वहां से पास हो जाएगा, तेरे को सूट करता है डी। अच्छा, डी डी सूट शूट करता है। करता है, और एक्चुअली ऐसी हुआ। फाउंडेशन भी वहां से क्लियर किया मैंने, दुर्ग से एग्जाम देके। इंटर भी वहां से क्लियर किया। आर्टिकलशिप कर रहा था, फाइनल में मैं अपीयर नहीं किया, फाइनल की स्टडी वगैरह सब करी हुई मैंने। एक फेज होता है लाइफ में जब आप 20-25 साल के होते हो ना, तो प्रायोरिटीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हो कहीं ना। नो डाउट मैं अपने एम्स में, मैं डेस्टिनी में, मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था, मैं फोकस था, लेकिन कहीं ना अकेलापन खा जाता है जब कोई इंसिडेंट्स होते हैं अपने साथ। तो अब 2007 में जब मेरे साथ ये सब हुआ, तो मेरे दिमाग में था एक कि भाई कि अब मैं यहाँ से जाऊँ क्या, क्योंकि मैं अगर वहाँ उस जगह पे रहता हूँ पूना में, तो वापस से मेरे को सब वही दिखेगा, पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज होते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से दिमाग में एक ही था, भैया डी से आपके दिमाग में कौन कौन सी सिटीज आती हैं? डी से देहरादून हो गया है, और दिल्ली। 2 ही सिटी मेरे भी दिमाग में आई थी, लेकिन देहरादून में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। करेक्ट, हाँ। तो मैं क्या किया, मैं दिल्ली को चॉइस किया। ठीक है, और मेरे पास से सिर्फ 70,000 रुपये, 70,000 रुपये भी नहीं, 60,000 रुपये के आसपास थे। ठीक है। 60,000 रुपये थे, 60,000 रुपये ना दिल्ली में, ट्रस्ट मी, ये शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये फेक रहा है या फिर ऐसा हो नहीं सकता। 60-70 हज़ार रुपये की पूंजी लेकर मैं दिल्ली आया था, और मैं किसी भी इंसान को नहीं जानता था यहाँ, एक भी इंसान को नहीं जानता था। मैंने एक पीजी बुक किया था ऑनलाइन कि मैं वहाँ जाके रहूँगा, क्योंकि मैं तो हॉस्टल लाइफ से बाहर निकला था रिसेंटली, 1-2 साल ही ऊपर नीचे हुआ था, तो मैं तो कहीं भी रह सकता था। तो पीजी टाइप का बुक किया, दिल्ली उतरा, उतरने के बाद वो पीजी पे गया तो सारे नेपाली लोग। ओ मैंने कहा ये क्या बुक हो गया? पीजी में तो ऐसे ही रहते हैं ना, वो शायद वहाँ पर नेपाली क्राउड ज़्यादा था। तो टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को बोला, बॉस यहाँ नहीं रुक सकता मैं, मेरे को कहीं ऐसी जगह लेके जाए जो हमारे पूना में कोरेगांव पार्क करके एक जगह होती है। वो समय पे कोरेगांव पार्क ज्यादा अच्छा था। आपको कोरेगांव पार्क चाहिए था दिल्ली में? नहीं, कोरेगांव पार्क वाले बैंकॉक वाली फीलिंग नहीं, अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा पॉश क्राउड तो हो, समझ गया क्योंकि जी। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उस एटमॉस्फेयर को भी लेना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल, मैं रहूंगा एक छोटी जगह पे और सोचूंगा बड़ा, तो पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सही चीज है। अब 60 तो 60,000 रुपए थे, लेकिन ख्वाब तो बड़े थे। हम्म। वहां से मैंने उसको बोलते, उसने मेरे को गुड़गांव ले आया, और गुड़गांव में मेरे को वो रखा था, फरीदाबाद रोड पे कोई सोसाइटी थी, वहाँ पे रखा उसने। और फिर मेरे पास 25,000 रुपये मैंने घर का डिपॉजिट दे दिया, कुछ 8-9 हज़ार रुपये उस समय भाड़ा था, भाड़ा दे दिया, राशन वाशन का सामान बर्तन भांडे खरीदने में, क्योंकि एक बैग लेके आया था मैं बस। अगले महीने का रेंट हो सकता था, नहीं हो सकता था, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद नहीं हो सकता था। मेरे पास मालूम था कि मेरे पास 30-60 दिन है बस आगे बढ़ने के लिए वापस, अगर यहाँ रहना है तो। कॉन्फिडेंस तो सर ने मेरे को भरपूर दे दिया था कि अमित, उस समय ना हम लोग जब काम करते थे तो कुछ वैल्यू नोट्स करके एक वेबसाइट चलती थी, वहाँ पर भी हम लोग अपने आर्टिकल पब्लिश करते थे कि भाई ये व्यू लगता है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस मेरे में अच्छा आ गया था। तो 2007 में जब मैं दिल्ली आया, 2007 के इनिशियल डेज में ही आ गया था, तो एक ही ऑप्शन था, फिर से लड़ना है। अच्छा,
और क्या ऑप्शन है? बिल्कुल पैसे नहीं है, पहचान नहीं है, क्या करेगा आदमी? सही बात है। तो एक ये आइडिया क्लिक किया कि यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सबसे मिलूं मैं, और वो मेरे को एंटरटेन क्यों करेंगे? एक ही वजह से कर सकते हैं कि उनके मरे हुए क्लाइंट को मैं जिंदा कर दूं। तो उस विन विन सिचुएशन अगेन, कि आप किसी को ऐसा ऑफर दो जिससे उसका भी नुकसान ना हो, उसका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो। अगर आप बिजनेसमैन बनना है तो हमको इस तरह की सिचुएशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सारे ब्रोकरों से मिलना चालू किया कि बॉस आपके पास जिन लोगों का लॉस हुआ है, एक ढूंढो 10 मिलते हैं लॉस वाले। तो भैया आपके पास जिसके पास भी लॉस हुआ है तो आप मेरे को मिलाओ, मेरी रिसर्च पहले आप मेरी रिसर्च देख लो, मैं क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, वो सब देख लो, और उसके बाद आप मेरे को उन लोगों से मिलाओ। 8-15 दिन अच्छे गए, उन्होंने मेरे को मिलाना चालू किया। एक दिल्ली का एक बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप यहाँ पर एक बंदे से मिलने जाओगे, अगर उसके साथ 3 बंदे आए हुए ना तो वो तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ का ये बिल्कुल बिल्कुल एक अलग एग्रीड माइंडसेट है। बिल्कुल। और हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा अलग माइंडसेट है। मुझे ना एक चीज पूछनी है, सॉरी टू इंटरप्ट, आप हो एमपी के, ये महाराष्ट्र वाला ट्रांजिशन जो आप कह रहे हो, जो मैं 12th में मेरिट रैंक आया, उसके बाद मुझे किसी कोई मेरे ऑलरेडी पहचान में पुणे में पढ़ते थे, तो आप उसी समय से महाराष्ट्र के ही हो गए हो? महाराष्ट्र के हुए 99 से। ठीक है जी, कंटिन्यू। तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा, महाराष्ट्र में आईटी हब है, सैलरीड क्लास ज्यादा है, और शायद अगेन डेस्टिनी, शायद मैं उस क्लास में नहीं पहुंच पा रहा था जो दिल्ली में मुझे मिलता था। क्लास तो वहां पर भी जबरदस्त है, डेयरिंग बहुत जबरदस्त है, पैसा भी भरपूर है, ग्रोथ भी भरपूर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद मेरी डेस्टिनी में वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था मैं। जब दिल्ली आया, दिल्ली में तो एकदम अपन, पता नहीं क्या हो रहा था यार, जो जहां हाथ रख रहे वहां से सोना, जहां हाथ रख रहे वहां पर हाथ से सोना, पीक पे आ गया था। तो अब लगने लगा कि अब वापस अपन आ गए अपने फॉर्म पे। काफी सारे ऐसे लोग थे जिनका 80,000 रुपए का 80 लाख भी बना दिया। अच्छा, ऐसे वाओ। ऐसे तो लोगों के अंदर ना ट्रस्ट बहुत अच्छा आ गया था, और आज भी मेरे सबके साथ रिलेशन है। मेरा एक बेस्ट पार्ट ये है कि किसी के साथ जमे ना जमे, रिलेशन हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अपने साथ जाने वाला है वही है। पैसा तो मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन आप अच्छे से व्यवहार रखिए, सबके लिए अच्छा करिए, और अच्छी सोच रखिए, सबका अच्छा हो ऐसा सोचना चाहिए। तो 2011 में आई एम मैरिड टू ए पंजाबी गर्ल। ओह, ओके हाँ, ओके, तो एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स। वन ब्यूटीफुल, इज 11 years old डॉटर एंड वन इज 6 years old सन। वाओ, रिदम रिधान नाम है उनका। रिदम जी, का नाम भी ऐसे रखा हुआ है, रेज योरसेल्फ टू द हेल्प मैनकाइंड। क्या बात है, क्या तो बात जो है। मैंने आपको कहा, और जी जी रिधान का जी, मतलब है आई एम हार्डकोर बिलीवर ऑफ महाकाल। तो वाओ, रिधान का मतलब होता है द पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो 2011 में मेरी शादी हुई, और और सब कुछ प्रॉपर। देखिए, जब हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में ना 10-12 लोग ही होते हैं सबकी लाइफ में, किसी से भी पूछ लीजिए आपके कितने लोग हैं, तो मुश्किल से 10-12 लोग अपने होते हैं जिनको आप अपना कह सकते हैं। अगर आप उन 10-12 लोगों को भी खुश नहीं रख सकते ना, आपका जीने का कोई मतलब नहीं। अगर इनको खुश रख लिया तो आप सबको खुश रख सकते हो, बिल्कुल लेकिन अगर इनके साथ भी आप खटपट में रहोगे, मन मुटाव रखोगे, दिल में काला रखोगे, तो आप फिर आपका जीवन बेकार है, मेरा ऐसा समझना है। बिल्कुल सबके अलग अलग प्रोस्पेक्ट हो बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल, तो 2011 में 2011 में मेरी शादी हुई, मध्य प्रदेश में की मैंने शादी, छोटे टाउन में की, बालाघाट में, ताकि समाज को पता चले कि भाई मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। और वो समय पे ये सब शादियां वादियां इस तरह से लव मैरिज करना थोड़ा सा अलग लगता था। और मैं तो छोटी जगह से था ना, छोटी जगह से आके लव मैरिज करना तो वो लव मैरिज बहुत करना, बड़ी और बात, वो और भी आप गाँव पंजाबी। के बिल्कुल, और वो हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा हम लोग हमारा जो एक्चुअली जो जैन है, वो कोई धर्म है, वो कोई जाति नहीं है। बहुत बहुत डीप है जी, और हमारे धर्म में ऐसा समझा जाता है कि कर्म प्रधान होना चाहिए। आई एम ए श्वेतांबर जैन, तो कर्म प्रधान होना चाहिए। तो वही था। अब 2011 में जब मेरी शादी हुई तो शी वाज सेटल विद मी। मैंने उसको कहा यार मैं ना दिल्ली नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ पर अलग क्लास है, अलग कल्चर है। मैं जाना चाहता हूँ अपने परिवार के पास। जैसा मैंने जी, आपको कहा कि 10-12 लोग ही अपनी लाइफ में, और 10-12 लोगों के साथ अपन रह नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या है जीने का? तो वो भी एग्री कर गई, लेकिन मैंने वहाँ पर ना थोड़ा-सा, अब देखो, जब आप लव मैरिज करते हो तो प्रायोरिटी इक्वल देनी पड़ती है, देनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि वो बेचारी जो आ रही है आपकी लाइफ में, वो अपना सरनेम छोड़ रही है, सही अपना बात है, नाम छोड़ रही है, अपना परिवार छोड़ रही है, तो उसको भी प्रायोरिटी हम सबको देना चाहिए। बिल्कुल, और अगर वो अदर कास्ट की और लव मैरिज है तो ज़्यादा देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल तो बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल, रहेगी। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा-ऐसा है, तो मैंने वहाँ पर एक उससे पूछा कि भाई तेरा ड्रीम क्या है?
तो उसने बोली कि यार मेरे को ना थोड़ा कॉस्मेटोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है। मैंने कहा पुणे में ना बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में ट्रैवल ट्रांजेक्शन में बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा, अपन एक काम चलते हैं कुछ समय के लिए पुणे चलते हैं। ठीक है। उसको ले तो आया पुणे, और सबसे पहले उसको टू व्हीलर चलाने का शौक था, तो पहले दिन ही उसको टू व्हीलर दिला दी। तो वो तो भूल गई कि मैं दिल्ली से आई हूँ इधर। बिल्कुल। तो 1 डेढ़ साल निकल गए, लेकिन वो 1 डेढ़ साल की जर्नी में क्या हुआ, मैं पर्सनली प्रोफेशनली थोड़ा सा डाउनफॉल में आने लगा वापस से। ओ। क्यों? क्योंकि मुझे वो क्लास पूना में मैं पहुंच नहीं पा रहा था वहां तक जहां पर मैं दिल्ली में आसानी से पहुंच जाता था। तो अच्छा। 2012 से 2014 तक वापस से थोड़ा, अब जब इंसान ना पैसा देख चुका है, अच्छे टाइम देख चुका है, 80,000 का 80 लाख रुपए बनता हुआ देख चुका है, तो इंसान थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। बिल्कुल। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। वो होने के बाद जब मैं 2014 में, फिर परिवार वाले भी बोलने लगे थे, यार अमित क्या चल रहा है, कुछ तो करो, कुछ अच्छा करो। तो 2014 में मैंने एक होटल डाला, रेस्टोरेंट डाला, और ये सोच के कि मेरा ये काम तो चलता रहेगा, मैं मार्केट मार्केट को कोई नहीं छोड़ सकता जो मार्केट में आया है। अगर वो पैशन लेके आया है, अगर उसके अंदर फितूर है, अगर उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है, तो वो मार्केट को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे ख्याल से आप भी कभी नहीं छोड़ पाओगे मार्केट बिल्कुल। को, बिल्कुल। कोई भी नहीं छोड़ सकता मार्केट को। तो 2014 में मैंने एक रेस्टोरेंट डाला, और ये सोच के डाला था पापा को भी, हम लोग बालाघाट का जो आई मीन जो हमारे घर का घर था उसको सबको बेच बाच के मैंने कहा पापा पूना आ जाओ, आप साथ में रहो, क्या मतलब एक छोटी फैमिली है, साथ में रहेंगे सब। हमारा ना एक वो रहा है कि भले ही 4 भाई हैं, लेकिन 4 घर बना के रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक जगह बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, डे वन से। सबका आज भी वैसे ही है, और टच वुड परिवार में प्यार भी बहुत है हमारे। यानी आज भी अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे को प्रॉब्लम हो गई, तो 5 मिनट के अंदर सब अवेलेबल हो जाते हैं। किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो भी 2 मिनट में आ जाते हैं। तो 2014 में मैंने रेस्टोरेंट डाला, ये सोच के डाला कि पापा रिटायरमेंट लेके आए हैं, पापा बोर नहीं होने चाहिए। मेरा तो ये काम चल ही रहा था, रेस्टोरेंट डाल लिया। वहाँ पर ना 1,10,000 रुपए का रेंट था शॉप का। अच्छा, 1 लाख, बालाघाट में? नहीं, नहीं, पुणे में, पुणे में, पुणे में सॉरी, हाँ, रेस्टोरेंट डाला पुणे में मैंने। डाला, हाँ। रेस्टोरेंट डाला, वहाँ पर एक पॉलिसी चेंज हो गई कि यार आपने जो शॉप ली है, पीछे किचन था, आगे बैठने की व्यवस्था थी। अब और उस समय भी एक लॉजिक था कि मुझे सोचा है ना, तो बड़ा ही सोचा हमेशा। कैसे? मैंने नाम रखा था अपने रेस्टोरेंट का लिटिल इंडिया। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे ऑल ओवर इंडिया के नॉन पेरिशेबल विच आर नॉट पेरिशेबल फॉर अनदर 15 डेज, उन सबको इकट्ठा करके एक शोरूम बनाना है, और उसको रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में उसकी ब्रांचेस डालनी है। ओके, ओके। उसके लिए मुझे ओवरहेड्स कॉस्ट निकालने के लिए कुछ प्रोडक्ट फेमस करना था। ठीक है। तो मैंने दाल बाटी चूरमा रखा था। आय हाय! क्या बात है! दाल बाटी चूरमा का क्या है कि आप दाल बाटी बुला के घर में वापस से गरम करके आराम से घी भी डाल के खा सकते हो। तो वो रखा, लेकिन हुआ ये कि प्रोडक्ट तो बढ़िया बन रहा था, सब मस्त चल रहा था। हुआ ये कि वहाँ पर एक पॉलिसी आ गई कि वो जो जगह थी जहाँ पर रेस्टोरेंट लिया था, वहाँ पर 30-35 हज़ार आईटी के लोग काम करते थे। तो फर्स्ट डे से वॉक इन था। वहाँ जब रेस्टोरेंट मैंने रेंट पे लिया था, तब ये एक पॉलिसी ये था कि आप बाहर के एरिया को भी लेट आउट कर सकते हो जो आपके स्पेस में आता है, बॉर्डर लाइन बनी हुई थी। तो ऐसे 5-6 टपरियाँ लग जाती थी दुकान के बाहर, तो 70,000 रुपए आ जाते थे। तो आंक पे कितना आता था? 1,10,000 रुपए में से 70,000 आ गए, 40,000 रुपए। बिल्कुल। 3-6 महीने में एक पॉलिसी आ गई कि आप यू कैन नॉट लेट आउट द आउटसाइड स्पेस। ओह! तो 1-10 आंक पे आ गए। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ना दूर से बड़ी मस्त लगती है। यार 5 रुपए का डोसे का घोल लेके आओ और 50 रुपए में बेच दो। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे जो लेबर क्लास होते हैं, अब आप एक छोटे से रेस्टोरेंट में 2-2 लोग तो नहीं रख सकते स्टैंड बाय में। कोई सही 5 बात स्टार है, होटल तो है नहीं। सही बात है। मोरी वाला भाग गया। सर मोरी वाला भाग गया, क्या करूँ? मैं पूछा पराठे वाले को, बोला यार आज तू कर ले। सर मेरा काम नहीं है वो। मोरी वाला ढूँढ रहा आदमी। पराठे वाला गायब, दाल बाटी बनाने वाला गायब हो गया, तो फिर दाल बाटी बनाने वाला ढूंढ रहा आदमी। भैया तू 1,000 नहीं 2,000 रुपए ले लेना दिन के, लेकिन आज तो आ जा, मेरी दुकान तो शटर खोलना चाहिए। तो जब पॉलिसी आ गई ना, तो दिल टूट गया कि अब यार यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर मुझे 30-35 लाख रुपए का लॉस लग गया, क्योंकि जब आप ओह! सेटअप करते हो। मतलब आप बहुत बार टू एंड फ्रो, ऊपर से फिर ज़ीरो, अरे फिर ऊपर से फिर क्या ही ज़ीरो बताऊं, हो तो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पहुंच सकते हैं, तो दुनिया का हर एक बंदा यहाँ पर पहुंच सकता है। वॉव! अंदर फितूर होना चाहिए बस। तो वो होटल आपका फिर क्या आपको क्लोज़ करना पड़ा? नहीं, फिर मैंने वहां पर वो विन विन सिचुएशन। अच्छा। अब हुआ क्या, अब चलो बता ही देता हूँ मैं जी, 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 कि जी, हुआ जी। क्या कि वहाँ पर जो काम करते थे ना, सब अपने अपने चीज़ों के एक्सपर्ट थे। मेरा हमेशा से ये रहा है कि काम करो तो अच्छे लोगों के साथ करो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का। तो मैंने पराठे वाला भी लेके आया था, तो वो भी मस्त वाला था। दाल बाटी बनाने वाला एकदम राजस्थान से, ठेठ राजस्थान से बुलाया हुआ था।
तो मैंने और एक कॉकटेल बनाते थे हम, क्योंकि दाल बाटी जब पीते हैं ना तो मुझे मालूम था कॉकटेल मॉकटेल बेचेंगे, कॉकटेल नहीं मॉकटेल, मॉकटेल बेचेंगे तो पियाई ज़्यादा पी जाती है, जी, क्योंकि प्यास बहुत लगती है दाल बाटी खाने के बाद। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक की जगह 2 पिएगा ना तो 120 रुपए का अलग से बिल बनाएगा मेरे लिए। 150 रुपए की दाल बाटी 120 रुपए, तो मेरा बाय जो रेवेन्यू बढ़ गया। तो मॉकटेल वाला भी एकदम मस्त बंदा था। तो हुआ ये कि मैं तो थोड़ा अंदर से परेशान हो रहा था। यार सुबह 5-5 बजे फ़ोन करते थे, सर आज आलू नहीं आए बाज़ार में, प्याज़ के भाव बढ़ गए, क्या करूँ? अरे भाई सोने तो दे, ले आ ना। जी, 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 जी। तो अंदर से अब ये बाज़ार को भी देखना है, ये भी सँभालना है, और ऐसा हो गया था कि वो जो लिटिल इंडिया नाम सोचा था, वो तो दूर ही हो गया था दिमाग से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 14 से 2016 तक वो वापस से इतना लॉस देखना, और उस क्लास तक नहीं पहुँच पाना जहाँ पर जहाँ से हमें अचीवमेंट मिल सकते हैं। तो कहीं न कहीं कैपिटल भी टूट गई थी। कितना ही सर्वाइव करेगा आदमी? करेक्ट, करेक्ट। तो करीब-करीब 45 लाख रुपए के लॉस लॉस में नहीं कहूँगा, माइनस में था मैं। बिल्कुल, समझ गए। तो एक और बात कहना चाहूँगा, देखो कई चीज़ें ना तजुर्बे से ही आती हैं। आपकी लाइफ में अपने ही काम आते हैं। जब बहुत मुसीबत आएगी ना, तो आपका भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी-पापा या फिर 2-4 कोई और आपकी दोस्त बीवी दोस्त, बच्चे, दैट्स इट, बस दोस्त, और हाँ। कोई काम नहीं बिल्कुल, आता। बिल्कुल। वो जो स्टार्टिंग में आपने वो 10 लोग बताए बस जिनके लिए वही बिल्कुल, 10-12 लोग काम आएँगे, बिल्कुल। बाकी कोई काम नहीं आएगा, यार मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी बिल्कुल सही। क्या ही बोलूँ अभी, यानी चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरी बहुत मदद की, और टच वुड उनका कभी ये प्रॉस्पेक्ट नहीं था कि अमित मेरे को पैसे कब वापस देगा। वो यही सोच के दिए थे कि यार दे दिया ना, दे वापस नहीं दे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ज़रूरत है अपन ने दे दिया। तो ऐसे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ़ में। 2017 वो दो 2000 दो 2-3 साल में अपन ने ये सब वाइंड अप करके वापस मार्केट में एक्टिव थे। तो अभिषेक जी वहाँ से ना कुछ ऐसा था दिमाग में, अभी हमारे आगे भी वो सब डिटेल में डिस्कशन होगा। 2017 में सेबी रजिस्ट्रेशन लिया। एक बात अच्छी रही है कि आज तक हमने बनती कोशिश, जाने या अनजाने में हमसे कोई कंप्लायंस ब्रेक ना हो, हमने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं। अनजाने में हो गए होंगे, हमको मालूम नहीं तो अलग बात है। वाओ! लेकिन हमने कभी, इसीलिए मैंने 2017 में रजिस्ट्रेशन ले लिया था कि अगर मेरे को किसी को कुछ बताना है तो कल के दिन कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है। और उस समय ओह! तो इसको कॉन्स मालूम भी नहीं थे। इसलिए आपने सेबी रजिस्ट्रेशन तब लिया, 2017 में ही 17 ले में, ली। लेकिन सर्विसेज चालू नहीं की थी, अच्छा, क्योंकि अब अपने को रहना है तो कानून के दायरे में रहना है। बिल्कुल, भले ही बिल्कुल, 2 पैसा कम कमाएँगे चलेगा। बिल्कुल। 2017 से एक चीज़ दिमाग में आ गई कि यार अमित, इस मार्केट को अगर बीट करना है ना, आपको हमको जो भी मार्केट देखता है, उसको पता होता है मार्केट में क्या होने वाला है। पता क्या नहीं होता? टाइमिंग। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो और आपकी अगर टाइमिंग मैच ना करे, खत्म है काम। आपने अगर 4 दिन बाद चलने वाली चीज़ आज ले ली तो थीटा डीके खा जाएगा उसको। प्रॉफिट कैसे बनाओगे? और ऑप्शन सेलर तो हर कोई हो नहीं सकता। करेक्ट, ऑप्शन सेलर वाली जनता, मेरे को लगता है आज परसों 2-3 दिन पहले जो हमारी सेबी की रिपोर्ट आई, जी। उसमें 93% लोग पैसा खो रहे हैं। 7% पैसा कौन बना रहा है? तो 93% जो पैसा खो रहे हैं, वो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, उसका डेटा सेग्रीगेशन नहीं है। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या डिटेल लेके आते हो पता नहीं चलता। नहीं, नहीं, नहीं। तो 93% लोग अगर पैसा खो रहे हैं, तो मेरा ये बिलीफ है उसमें से मोस्टली सारे ऑप्शन बायर होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो जब बिल्कुल। आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं और आपकी स्पीड में कंट्रोल नहीं है, या फिर आप टाइमिंग को मैच नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं कमा सकते। आपने जब इधर मोड़ ही दिया तो मेरे इधर एक सवाल है, ऑप्शन सेलर बनने के लिए लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल होता है कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अभिषेक जी, जैसी मैंने आपको जर्नी बताई, जी। आपको लगता है कि मैं पहले से एचएनआई था? नहीं, नहीं आप तो बनते-बनते वापस ज़ीरो हो जा रहे कितनी हो। बार गिरा मैं, जी, जी, इसलिए मैं जी। अपने वीडियोस में कई बार कहता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और होता, मार्केट तो देखो, ये तो बड़े-बड़े फेस बताए मैंने, मार्केट ने भी मेरे को हज़ारों फेस दिखाए हैं। आपने ना देखिए हम 80 लाख तो पहुँच गए, मैं इस पे थोड़ा-सा और एक ऐड करता हूँ। काफ़ी सारे लोग इस आइडियोलॉजी के साथ आते हैं कि हमको मार्केट से 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। बनाने बहुत हैं, सारे आपके पास तो आते होंगे, मैसेजेस आते बनाने होंगे हैं। काफ़ी सारे। इनफैक्ट हर कोई यही चाहता हर है कि कोई मेरे को चाहता मार्केट है में करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना और एटलीस्ट 1 करोड़ का सपना सब रखते हैं कि जी। मैं बाज़ार में आऊँ, एक आम व्यक्ति जो जॉब भी कर रहा है, बिज़नेस भी कर रहा है, प्रोफेशनल मेरे को 1 करोड़ बनाने हैं। 2024 में तो रखना ही चाहिए। घर ही आपका 60-70 लाख रुपए का आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में घर लेने 2 टायर जाओ 3 तो यस। बिल्कुल। तो मेरा सिंपल सा सवाल है,
अगर किसी को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई, और कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस स्तर पे पहुंच सके? देखिए क्या है ना, जब आप ऑप्शन में देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल, ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता है। बिल्कुल। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है, 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, ठीक है। एक 10 लाख से 20 लाख की कैपिटल, और सॉरी एक एक 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, बिल्कुल, 1 लाख से 10 लाख की कैपिटल, और 10 लाख ऑनवर्ड्स। बिल्कुल, 1 लाख रुपए तक की जिसकी कैपिटल है, उसके पास तो चॉइस ही नहीं ऑप्शन सेल करने की या फिर कुछ और करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या है, हर किसी को करोड़ रुपए बनाने हैं, तो बहुत बड़ा सपना हो गया वो। बिल्कुल। अब बहुत बड़े सपने को अचीव करना है अगर आपको, तो फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। ऑप्शन और वो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कब कर पाओगे आप, जब आपके पास कैपिटल उतनी होगी एटलीस्ट 10 लाख के पार। एटलीस्ट 10 लाख के के पार। पार। ठीक तो है, अब 10 लाख के पहले की जर्नी भी एक जर्नी होती है, जहां से मैं भी गुजरा हूं, हर कोई गुजरता है। तो आपके पास एक ही चॉइस है, आपको ऑप्शन बाय करना है। अब अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उस टाइमिंग के लिए मैंने 2017 से 2019 तक का टाइम दिया। हजारों तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कब कैसे टेक्निकल रिएक्ट करते हैं भाई साहब। अभी डायनामिक्स इतने चेंज हो रहे हैं मार्केट में, पहले के टेक्निकल सेटअप और अभी के टेक्निकल सेटअप में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा, थोड़ा-सा बताइए जैसे आप एग्ज़ाम्पल? देखिए, मैं तो ना टेक्निकल को फील करता हूँ, मैं टेक्निकल को थेरेटिकल नहीं जानता। टेक्निकल एनालिसिस काम करती है? करती है अगर आप उसको साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर पाओ तो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम जिम जाते हैं, तो जिम में हमारी बॉडी कहाँ से बनती है, हमारी बॉडी 70% किचन से बनती है, 30% जिम से बनती है। तो अगर मार्केट में पैसा बनाना है, तो 70% साइकोलॉजी इनबिल्ड करनी पड़ेगी, 20-30% आपका मार्केट मार्केट का टेक्निकल काम करेगा, फंडामेंटल काम करेगा, न्यूज़ काम करेगी। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे साइकोलॉजी काम करती है बाजार में। तो जब हम 10,000 से 1 लाख की जर्नी में काम कर रहे हैं, तो हमको टाइमिंग को पकड़ना सीखना चाहिए। ट्रेड लिमिटेड लो, लेकिन अच्छे लो। और एक पॉइंट ऐसा अपने अंदर अपने आप से पूछना चालू करना चाहिए लोगों ने, कि मेरा क्या, मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा दिमाग और दिल एक जगह पे है क्या। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिल्कुल। तो यहां पर भी दिल और दिमाग का ब्रेक इवन आना चाहिए कि बॉस ये पॉइंट है जहां पर मेरे को लगता है सौदा उठाना चाहिए। हुँ। आपके ऑप्शन के बाय के ट्रेड करना है, तो आपको टाइमिंग मैच करना है, और टाइमिंग तभी आएगी जब आपका सिस्टम, साइकोलॉजी, दिल दिल दिमाग एक जगह पे होगा, तब प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलेंगे। यानी कि ट्रेड लेस, एंजॉय मोर। ट्रेड लेस, एन्जॉय मोर। ओके। अननेसेसरी आप एक ट्रेड खराब करोगे, 2 ट्रेड खराब करोगे, फिर ये बोलोगे कि अरे मार्केट पैसा नहीं देता। प्रॉब्लम रिटेलर में है। देखिए, आज तो हम लोग एडवाइजरी चलाते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि बॉस मैं तो जो ट्रेड लूंगा उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है। मेरा ये मानना है, भगवान जी को भी ला दो आप टर्मिनल पे बैठा दो, उनको उनकी शक्तियां बाहर निकाल के साइड में रख दो, वो भी पैसा नहीं बना पाएंगे इस मार्केट से। सही बात है। उनकी शक्तियां नहीं है ना, तब काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके अगर लॉसेस हो सकते हैं, भगवान जी के भी, हम कौन है। सही बात है। लॉसेस तो वॉव! होने ही होने हैं। वॉव! एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और अपना एलोकेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि आज अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया, तो भी मैं 9 बार काम कर सकता हूँ, 20 बार काम कर सकता हूँ। यार छोटा छोटा कमा के बड़ा बनना पड़ेगा, मैं भी वही किया हूँ। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही करोड़ रुपए कमा लिए, ऐसा नहीं पहले दिन ही 5 करोड़ रुपए कमा लिए। बिल्कुल। तो आपको ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो बस छोटी छोटी कैपिटल को इतना एक्यूमुलेट करो, इतना एक्यूमुलेट करो कि वो बड़ी बन जाए। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है, अगर एक बिगिनर आ रहा है, तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले। जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट ओपिनियन है? ऑप्शन है, अच्छा। बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा पहले, भाव को समझना पड़ेगा आपको पहले, और भाव को समझने के लिए कम रिस्की जोन पे जाना पड़ेगा। ओके, और सबसे कम रिस्क की आपके सब हिसाब से? अभिषेक जी, जब बेबी होता है, बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, तब हम सबसे पहले उसको क्या देते हैं? आज तो फिर भी बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, छोटी स्कूटर आ गई जिसमें खड़े होके चलता है बंदा। साइकिल तो नहीं दे देते, टू व्हीलर तो नहीं दे देते, कार तो नहीं दे देते। तो फिर मार्केट में अगर आप आ रहे हो, तो सबसे लेसर रिस्की सेगमेंट कौन-सा है? मेरा ये मानना है इक्विटी। तो आपको पहले देखो, जब मेरा बेटा अभी-अभी कुछ समय पहले, कुछ 3-6 महीने पहले मेरे को बोला कि पापा मेरे ना दोनों व्हील हटा दो।
क्यों बोला उसने? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं विदाउट सपोर्टिंग व्हील की गाड़ी चला सकता हूँ या साइकिल चला सकता हूँ। बिल्कुल। पहले वो 4 व्हील में साइकिल चला रहा था, अब वो 2 व्हीलर पे साइकिल चला रहा है। तो पहले हमको एज ए ट्रेडर आना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हमें पहले 2 व्हील कौन से हैं जो सपोर्ट करेंगे मार्केट में। तो आप इक्विटी में काम करो। देखो एसबीआई बैंक का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है। रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ, डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सीखने के लिए इस चीज़ से सीख सीखने के रहे लिए। हैं। बिल्कुल, अगर आपने एसबीआई बैंक लिया 800 के भाव पे, तो हो सकता है वो कोई बैड न्यूज की वजह से 750 हो जाए, बिल्कुल। लेकिन खत्म नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपने इसी की जगह ऑप्शन ही खरीद लिया, सारा पैसा लगा के कॉल ऑप्शन। जीरो कर देगा आपको। तो आप एकदम सही कह रहे हैं, इक्विटी में सीखना चाहिए, इक्विटी से आना चाहिए, अपनी जर्नी को इक्विटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके। छोटा आएगा लेकिन सस्टेनेबल रहेगा। आप हमको लगता है कि हम सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जब आप इक्विटी में काम करेंगे ना, तो साइकोलॉजी बिल्ट होगी, प्राइस मूवमेंट आप देखोगे, उसका प्राइस बिहेवियर देखोगे, टेक्निकल कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, कौन से फॉल्स ब्रेकआउट हैं, कौन से रियल ब्रेकआउट हैं, कब कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, और उसकी पूरी जर्नी को आप समझ पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है ये स्टॉक इस रेंज से इस रेंज पे ही भागता है। क्यों उनको पता होता है? उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया उतना। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि यार ये 750 के नीचे नहीं लगता, 850 के ऊपर नहीं लगता? वो कॉन्फिडेंस उसको देख देख के मिला है। तो पहले आप ना कन्विक्शन बढ़ा लो अपना, एज ए जी। ट्रेडर कन्विक्शन बढ़ा लो कि अब मैं फैमिलियर हो गया हूँ इस चीज से। फिर धीरे धीरे आप ऑप्शन बाइंग में आओ। अब आपने ना एक चीज को बड़ा एम्फसाइज बार-बार किया, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। आपके हिसाब से क्या होती है साइकोलॉजी? क्या सीखना चाहिए एक ट्रेडर को अराउंड दिस? बताता हूँ। जी, अभी कुछ दिन पहले, बड़ा रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, सबको मजा आएगा, सब कनेक्ट कर पाएंगे। अभी रिसेंटली इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन। बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस ने, मिनिस्टर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने एक ही बात कही थी। क्या कही थी? जाएगा मार्केट, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। गया भी, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसके पहले नीचे जाएगा एक बार। पहले तो बैंक निफ्टी 10% निफ्टी देखो नीचे, देखो बिल्कुल। क्या हुआ था, साइकोलॉजी समझिएगा आप। एग्जिट पोल चालू हो चुके थे, सब लोगों ने उस एग्जिट पोल के आने के पहले स्टेटमेंट देके गए थे। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े लोग अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक्सेप्टेड है। बिल्कुल। भले ही 1-2 दिन बाद हो, 4 दिन 8 दिन बाद हो, बात उनकी सही हुई है वैसे। बात सही हुई। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने बोला है तो पहले पूछा रहेगा, ए, जाने वाला कि नहीं ऊपर, सही बता, नहीं तो मैं स्टेटमेंट नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं रहता तो वही करता, बिल्कुल। भाई बता दे मेरे को जाने वाला, नहीं तो मेरी जबान खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो वहां पर ना मुझे एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई। 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट से 3 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई, 400-500 पॉइंट निफ्टी की। उस दिन मेरे पोजीशन भी थी, लॉस में भी थी, और उसी दिन मैंने मोटा लॉस भी देखा था, लेकिन उसके दूसरे दिन मैं प्लस में था। अब समझिएगा आप, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बॉस ये, और मेरे ख्याल से ना सैटरडे संडे पड़ गया था इलेक्शन के, कौन से, हाँ, 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 वो तो ये पोल उसके तो एकदम गजब, बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि 800 पारी करवा हाँ, देंगे, हाँ, बड़ी हाँ, होती नहीं हाँ, 800, हाँ, 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 हाँ। 800 बिल्कुल, पारी करा बिल्कुल। देंगे, और मैं मंदी एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था? क्योंकि मेरे को मालूम था टेक्निकली यानी ओवरबॉट चल रहा है बाजार, बाजार ने थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। उससे क्या होगा, इन सब लोगों के स्टेटमेंट सुन के बाय साइड में बैठ गए। जो डिलीवरी लिए वो तो मौज मारेंगे क्योंकि वो काटते नहीं जल्दी, तो डरते भी कम है, डिलीवरी लेने वाले घर पे माल पड़ा हुआ है, 2 दिन के लिए सस्ता हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन बाय या सेल किया होगा, स्पेशली सेलर, उसके तो तोते उड़ गए होंगे। आज अगर 500 पॉइंट बढ़ के 1,500 पॉइंट टूट रही है कोई चीज, तो कितना M2M देखा होगा लोगों ने। सही बात है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही पोल वोल चालू होंगे तो बाजार ने करेक्ट करना चालू कर देना चाहिए। लेकिन जब काउंटिंग चालू होगी, सॉरी, लेकिन जब पोल चल रहे थे तब तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भैया 400 पार हो चुके हैं। तो बाजार गैप अप ओपनिंग दे दिया जी। गैप अप ओपनिंग दिया, और हम लोग ना, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा से हर लेवल्स को देखो। कोई भी एनालिसिस करते हो तो आप किसके लिए करते हो? आंकड़ों के लिए। हर कोई, क्योंकि आंकड़े हैं तो आप हो बिल्कुल। बाजार में, नहीं तो आपके कोई काम नहीं। 23,500 की निफ्टी अगर 24,000 हो जाती है और आपको मालूम है 23,500 के नीचे वापस आए तो हो सकता है 22,500 हो जाए, तो आपने एक ड्रॉ कर लिया, एक लाइन मार्केट के लिए, विजन ड्रॉ कर लिया है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बिल्कुल। तो वो समय बाजार गैप अप ओपनिंग दिया तो मेरा M2M लॉस,
काट दी मैंने पोजीशन, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट थे, शॉर्ट था, कोई बात नहीं, काट जो दिया, आया अपना, जो गया वो सपना। सपना। ये सोच के काट दिया, देखेंगे आगे। रात के क्लोजिंग होते होते, यानी जब बाजार क्लोज हो रहा था उसके पहले वापस से वो अपने लेवल्स के नीचे आ गया था जहां पर क्लोज होना चाहिए था, वो मैंने वापस से बिल्ड कर ली। तो वो जो लॉस दिखता है वो सिर्फ पोजीशन काटने की वजह से दिखता है, अगर उसको एग्जिस्टिंग होल्ड करता तो वही सबसे बड़ा मुनाफा दिखता था। ओके, वाओ! तो यहाँ पर साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो देखो सब लोगों ने तो बोला ऊपर जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा विजन आपका। तो अगर वो विजन प्री डिसाइडेड है तो आप बाजार के साथ एक्शन ले सकते हो। अच्छा, तो मेरा प्री डिसाइडेड था, तो मैंने 2-3 दिन पहले रील भी डाली थी एक, कि मुझे क्या लगता है कि नो डाउट ये सब सच होंगे, सारे स्टेटमेंट सच होंगे, बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश सिंस कोरोना, जब से 10,800 का लेवल जब से कटा था निफ्टी का, और अभी भी मैं ऊपर ही देखता हूँ निफ्टी को। तो उस समय लेकिन ऐसा था कि यार जितने लोगों ने ना बाय किया हुआ है इस पे और ऑप्शन राइट किया हुआ है, अब सब तेजी बोल रहे हैं, तो कौन क्या शॉर्ट करेगा? पी को ही शॉर्ट करेंगे ना लोग, बिल्कुल। पुट को शॉर्ट करेंगे ताकि ऊपर जाए तो मौज हो जाए। लेकिन उनको देव दिखाने पड़ेंगे एक बार, और उनको देव दिखाने के लिए मार्केट के पास एक ही ऑप्शन था, तोड़ना फिर बढ़ाना। और दिखा भी दिया बिल्कुल वैसे, तो साइकोलॉजी ऐसे वाओ! काम करती है। टेक्निकली आप देख रहे हैं बाजार को, क्या साइकोलॉजिकली एग्जाम्पल देख रहे है, हैं बाजार को। वाओ! ये तो एकदम रिसेंट एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेते हो, आप ही से सीखता हूँ मैं सब। आपकी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, क्योंकि मुझे आप जो डेटाज निकालते हो और जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो वो मुझे पसंद है। थैंक यू सो तो मच। एक बार ना 2002 या 3 साल पहले की बात है, पुतिन साहब आए ट्विटर पे, क्रूड इज लाइकली टू टेस्ट $100। कहा यार ये गजब हो गया, मैं ये स्टेटमेंट के पहले तक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट आने के बाद पूरी दुनिया तेज हो जाएगी। जो शॉर्ट किया हुआ वो भी लॉन्ग हो जाएगा, जो शॉर्ट किया हुआ वो लॉन्ग बिल्ड काट देगा पोजीशन, हो सकता है वो रिवर्स कर जाए, और फ्रेश जो कोई कुछ नहीं किया हुआ वो भी लॉन्ग कर जाए। तो अल्टीमेटली इसके बाद क्या होगा? बाजार कब लोगों को नुकसान देगा? नीचे जाएगा तो देगा। अब देखिए क्या हुआ। उसी दिन ना मैंने अपने वीडियोस में बोला भी था ओके, कि बॉस मेरे को लगता है कि इमीडिएटली नहीं बच जाएगा $100। पहले इधर, पॉसिबिलिटी नीचे जाने की। भाई साहब देखो, $84 था क्रूड ऑयल, उन्होंने टारगेट कितना दिया था? $100 का, यानी कितने डॉलर ऊपर? $100 ऊपर। बिल्कुल, और वो करेक्शन कहाँ तक दिया था? $64 तक, $64 तक। यानी कि जिसने बेचारे ने $16 के लिए बाय किया होगा उसको $20 के देव दिखा दिए लॉस के। बिल्कुल, हालत टाइट, टाइट। और हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा होता है, वहां पे हमसे 10 टाइम्स बिगर होता है, लेवरेज्ड रहते हैं ये सब, लेवरेज रहते हैं बिल्कुल, सब। तो उस समय भी मैंने ना ये कहा था सोशल मीडिया में कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। एक डिप आ जाए उसके बाद इसी लेवल को वापस से क्रॉस करे तब बाय करना चाहिए। और ट्रस्ट मी उस समय बहुत लोगों को बचाया। यही एक स्टोरी कोरोना काल में भी थी, मुझे पता नहीं था कैसे होगा ये, लेकिन पूरी दुनिया बंद थी, पूरा वर्ल्ड बंद था। वो समय में सोशल मीडिया में चिल्ला रहा था कि यार यहाँ मंदी नहीं करनी, मंदी नहीं करनी, मंदी नहीं करनी। और 8,084 का भाव था निफ्टी का, 7,516 के आसपास का लो पोस्ट की थी करेक्शन में। 8,084 पे मैंने लोगों को ये बोलना चालू कर दिया था कि यहाँ से मंदी तो नहीं करनी, अब तेजी आएगी ना आएगी वो पता नहीं, यार पूरी दुनिया बंद है, आप तेजी कैसे बोल दोगे? सही तेजी बात बोलोगे है, तो लोग बोलेंगे यार पागल हो गया ये। लेकिन 10,800 का जब लेवल क्रॉस किया था, मैंने एक वीडियो डाली थी कि बॉस यहाँ से अब सीधे 17,236 दिखती है। उस समय भी दुनिया बंद थी, लेकिन ये हुआ। तो साइकोलॉजिकली आपको बाजार को समझना पड़ेगा, प्लस प्री प्लान करना पड़ेगा चीजों का कि कब कैसे क्या हो सकता है, डॉट्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक्सपर्ट हर कोई बन सकता है, आपको प्यार करना पड़ेगा बाजार से। क्या क्या खूब कही है, क्या खूब कही है। अमित जी, आपने एक चीज़ बोली थी तो मेरे को तब भी सवाल आया था, मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ। आपने जैसे बताया आप रील्स पे आपने बताया हुआ है, मैंने बीच में देखा था आप एक मिनट का आपका फॉर्मेट होता है, जी, जिसमें कि आप मार्केट के आउटलुक साथ एक में मिनट में बता देते हैं। टॉप्स एंड बॉटम्स क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ ना, कैसे? मैं कुछ वीडियोस डालता था जिसकी लेंथ होती थी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो हम लोग जब एनालिटिक्स देखते हैं तो देखते हैं यार लोग ना 5-7 मिनट, 10 मिनट के अंदर भाग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लगने लगा कि हम तो मेहनत पूरी कर रहे शिद्दत हैं से कर रहे हैं, और मेहनत तो आपने जर्नी में भी दिखा दी, अब करते ही हो हर जगह पर मेहनत, मेहनत बिल्कुल, कर ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो शिद्दत को लोग उतना
टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है सब बिजी हो, और रिटेंशन लोगों की थोड़ी कम हो गई हो रील की वजह से। रील की तो एक वजह से। सेकंड दिमाग में था कि यार लोगों को छोटे में कम में बम क्या दे। कम में बम जी। ये मेरे बड़े भैया का डायलॉग है अच्छा वैसे, जी जी आज जी आ जी जी। गया। तो मैंने कहा यार चलो 1 मिनट में रील शूट करते हैं अपन। तो वहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि किसी कोई प्रोडक्ट के वो ना आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 1 मिनट में नूडल नहीं बनते, मैं 1 मिनट में बैंक निफ्टी का व्यू दे के जाऊंगा। अच्छा। तो 1 मिनट के अंदर बाजार किसके नीचे बेरिश होना चाहिए, कहाँ तक टूट सकते हैं, कहाँ तक बढ़ सकते हैं, क्या नहीं करना है वो बता के ये जाता हूँ। रोज करते हैं आप? हाँ, 1 हफ्ते से अभी कर रहे हैं। वाओ। अरे तो वाह। देखते हैं किस तरह से बाय द वे चलता है। मैं गाइज इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कीजिए किस प्रकार से ये चीजें चल रही है। मेरे पास सवालों को तो ढेर है, ठीक है, लेकिन मैं जनता को कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं अमित जी वापस आए हमारे पास, पार्ट 2 लिखिए, बिकॉज मेरे को भी उनके समय का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास लास्ट 2 सवाल हैं सर की टाइम को भी रिस्पेक्ट करते हुए, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो अमित भाई चल तो काफ़ी सीरियस रहा है माहौल, और एक चीज़ वैसे तो मेरे को समझ में आ गई, बट स्टिल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी काफ़ी सारी मूवीज़ आती है शेयर बाजार की, जी जैसे एक बाहर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई थी, जी जिसमें कि देखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग की दुनिया के लोग रहते हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कोई कोई किसी तरह का पाउडर ले रहे हैं, कोई मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जी महाकाल के आप भक्त हैं, वैसे महाकाल लेते नहीं है बट जी वो ले रहे हैं, और काफ़ी अलग अलग तरीके का। तो ऑफ द रिकॉर्ड है, क्या आप कभी कभी, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप पढ़ते हो, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं क्वार्टर टू लेते। क्वार्टर, अच्छा नहीं नहीं, नहीं, इसके कुछ रीज़न? नहीं, देखिए कैसा है ना, मुझे याद है आज भी, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ना ही कुछ कोई बोलूंगा। बात नहीं, कोई बात मैं एक ब्रोकर के यहाँ बैठता था। उस ब्रोकर के यहाँ उस समय ना मेंथा ऑयल का बहुत कामकाज चलता था। नहीं। मेंथ ऑयल, मेंथा ऑयल, ठीक है। और इसकी मंडी सबसे बड़ी आपकी यूपी में ही है, अच्छा। चंदौसी में। तो मेंथा ऑयल में ज़बरदस्त मूवमेंट होती थी। लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हो ना, तो आपको ऊपर से प्रेशर बहुत होता है कि धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। तो मेरा जो फ्रेंड एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करता था, उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि यार मंथ एंड आ रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। और हम जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहते हैं ना, तो थोड़ी गाली गलौचें भी होती हैं, यार ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, क्या कर रहा है तू, फालतू। तो ना दिल पे ले लिया उसने उस बात को, कि उसके हेड का फ़ोन आया कि यार धंधा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा पहले से लेता था, शौकीन था। गया 2-3 पैक लगाए, वापस ऑफिस आया, देखा कौन कौन से क्लाइंटों का कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है। देखा एक में 34 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और उसको तो ध्यान नहीं था वो 34 लाख रुपए मेंथा ऑयल की डिलीवरी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो तो ओहो, भगवान बना हुआ था। बिल्कुल। पीने के बाद इंसान खुदा बन जाता है। बिल्कुल। तो आया सिल्वर में, उस समय बहुत मोमेंटम चल रहा था। ठीक है। मानना चालू किया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, धंधा होना चाहिए बस। भाई जी कल सुबह जब दूसरे दिन उठा वो, तो देखा 24 लाख रुपए माइनस। ओ, क्लाइंट के पैसे के? क्लाइंट के पैसे गए, और उसको डिलीवरी देनी है ओ, क्लाइंट को, देगा कैसे। बहुत कुछ बैड एक्सपीरियंस लिया उसने, कुछ चीज़ें बेची, लिक्विडेट करी, shit। पे ऑफ किया। हम लोगों की सर्कल में एक अच्छी चीज़ रही है, जो भी मेरे को जो मिले, कमिटमेंट के बड़े पक्के थे। यानी जैसा मैंने आपको बताया, अब काफ़ी लोग ये भी, चलो मैं शुरू से कनेक्ट वापस एक बार कर देता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार वो केतन पारेख के पार्टनर थे, अचानक से आपको कैसे मिल गए वो चाय पीते हुए। तो जो जो स्कैम हुआ था, तो उस समय ना FIS की फंडिंग बहुत उठाई जाती थी, और वो फिक्स कमिटमेंट पे उठाई जाती थी कि चलो मैं 12% 15% आपको दूंगा। उनका क्या परसेंटेज रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो स्कैम हुआ, तो उसमें सब चीज़ें तो धराशायी हो गई थी। लेकिन उनकी जबान थी कि मैं पैसे वापस करूंगा। तो उन्होंने अपना घर बार सब बेच बुचा के अपनी वो जबान कंप्लीट की थी, और उन्होंने मेरे को यही सिखाया है कि बेटा यही है जो सब कुछ है। तो वो बंदा भी, अब हमारे जो सराउंडिंग में थे, जिससे मेंथा ऑयल का लॉस हो गया था, उसने भी अपना सब पे ऑफ करके अपना वापस किया पैसे। वहाँ से एक सीख मिल गई थी, बॉस ये अपनी दुश्मन है। अगर आप देखो, वो कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए इंसान ने जिसमें आप ना हो। क्या बात है, बिल्कुल आप रहो, वो चीज़ कर सकते हो आप। तो बिल्कुल। वो दिन है और आज का दिन तो है, आप इसलिए, कभी नहीं कभी नहीं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, एक क्वार्टर आपका पूरा क्वार्टर बिगाड़ सकती है। मैं तो अगेंस्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों के, किसी को शौक बट होता आपने है खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है ना। अपने सामने, तो कहीं ना कहीं देखो कई बहुत चीज़ें ना, इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रेसफुल है तो ये लेना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बट नहीं देखो मैं मूवीज़ का बहुत शौकीन हूँ,
जी। यानी आज तक मैंने मेरे ख्याल से थिएटर में जा जाके 1000-1500 मूवीज कम से कम देखी होंगी। वाओ। मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि हर चीज़ों को हम पे आए उसके बाद नहीं सीखना है। आप देख के सीख जाओ। जैसे कि अभिषेक जी, आपको अगर आपके साथ कोई परेशानी हुई तो मैं उस परेशानी को एनालाइज करके ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों हुई, और कोशिश करूंगा कि वो मेरे से ना हो जो आपसे हो गया। बिल्कुल। तो मूवीज से भी मैं यही सीखता हूँ। काफ़ी मूवीज अच्छी होती हैं, काफ़ी मूवीज खराब होती हैं, लेकिन हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। इसने ये किया इसलिए उसके साथ ये हुआ। तो वही माइंडसेट था कि अगर इसने गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी है कि इस व्यक्ति के साथ एक और इशू हुआ होगा, जैसे ये लॉस नहीं बुक कर पाए। वैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ इशू होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते समय पे, उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। जी तो इस पे मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की जाए? देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं 99% टाइम आपको प्रॉफिट दिखाता है। लोग बुक नहीं करते अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से। और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करती है जो सिर्फ आपको प्रॉफिट देगी। वरना आप देखो 93% लोग पैसा खो रहे हैं, वो 93% मुझे ऐसा लगता है सब सीख के आए होंगे बाजार में, स्ट्रैटेजी सीख के आए होंगे, और वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद अनसक्सेसफुल हैं, तभी तो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो आपको नो डाउट सीखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीखना ही छोड़ दें सब। बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता। कोई बहुत ज़्यादा साल देके सीखेगा, इस जर्नी से कोई कोर्सेज कर ले, बुक्स पढ़ ले, उससे थोड़ी जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है जो आपको कभी लॉस ना दे। लॉस तो हो, देगी ही देगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। विद दैट बीइंग सेड, मैं एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए। गाइस, पसंद आया अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर को वापस हम चाहेंगे वो इधर आएँ, उसके लिए पार्ट 2 लिखिएगा। मेरा लास्ट सवाल है कि एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, स्पेसिफिकली न्यू कमर्स जो आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, कि हम एनालिसिस कैसे करें? क्या कोई एक ब्लूप्रिंट है इनके लिए, कोई कुछ है इनके लिए कि इस तरह से अगर ये लोग एनालिसिस करें बाज़ार में तो एक लंबे समय के लिए टिक सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जो भी कोई बाजार में आया हुआ है उसने एक बात जरूर सुनी होगी कि बाजार हर चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है। आपका भी मानना यही है? बिल्कुल। तो अगर हर चीज़ों को डिस्काउंट करके चल रहा है बाजार, तो आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। और रही बात कि भाई कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रॉफिट बनाने में या बुक करने में मदद करे, तो आपको हर चीज़ पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी देखो, आप मान लेते हैं आप यहाँ से लंदन चले गए, यूके चले गए। आप यूके में किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ना आपके पास गूगल मैप है, और आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे लोगों से, रोड मैप अपने दिमाग में सेट करोगे, उसके बाद चलना चालू करोगे। ऐसा नहीं कि दिमाग में सेट हो रहा है अपन चले जा रहे हैं, कभी पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंच सकते। तो जब मार्केट में आप कोई भी ट्रेड उठा रहे हो, कोई ट्रेड करना चाहते हो, कैपिटल इन्वॉल्व करना चाहते हो, देखो एक चीज़ तो आप अच्छे से समझ लो कि जो भी हम पैसा बाजार में डाल रहे हैं वो गाढ़ी मेहनत की कमाई है। और वो गाढ़ी मेहनत की कमाई क्यों है? क्योंकि आप आफ्टर टैक्स उसको बचाने के बाद अपने खर्चे, पर्सनल लाइफ के खर्चे, एक्सपेंस को सबको बुक करने के बाद आप वो पैसे मार्केट में डाल रहे हो। तो वो आपकी लाइफ का निचोड़ है जिसको जिसको आप बाजार में डाल रहे हो। बिल्कुल। और उस निचोड़ को आप ग्रांटेड में लोगे तो आपको लगता है कि आपको पैसा बनेगा। सिर्फ सपने देख के सपने पूरे नहीं होते। वाओ। तो आप पहले ही स्ट्रैटेजी यानी रोड मैप तैयार कर लो। आप यूके गए, आपके दिमाग में अगर रोड मैप चलने के पहले नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही बाजार में अगर आपने हर लेवल, हर चीज़ों को प्री डिफाइन नहीं कर लिया, यानी भले ही वो कुछ भी हो, भले ही बहुत नीचे का डाउन ब्रेकआउट दिखता हो, बहुत ऊपर का अपसाइड ब्रेकआउट दिखता हो, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए बाजार में। विजन क्लियर है तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। और दूसरा, जो भी आपकी कैपिटल है, चाहे टारगेट आपको 10%, 20%, 50% ऊपर के दिखते हो, आपकी कैपिटल के अगेंस्ट में एक रियलिस्टिक प्रॉफिट जो जेन्युइनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है उसको बुक करते चलो। गॉट इट। हमारे बुजुर्गों ने कहा है गागर से सागर भरता है। यहां पर प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट से भी सागर बनेगा, बड़ा बनेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने सागर बना लिया सब कुछ हो गया। स्विमिंग पूल भी छोटे छोटे ही होते हैं ना। बिल्कुल। समुंदर को स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते हम। बिल्कुल। तो आपको जब बड़ा पैसा बनाना है तो पहले स्विमिंग पूल का टारगेट रखो कि बस मैं पहले छोटा छोटा, पहले हम जब बच्चों के लिए ना बाथ टब लेके आते हैं घर पे,
पहले उन पे उसको बच्चों को कंफर्टेबल करते हैं। जब बच्चा देखता है कि यार चलो छोटा सा पूल है, इसमें नहा धो के मैं मजा कर रहा हूँ, फिर बड़े पूल में भी जाने की कोशिश करता है। तो हमको बच्चे बने रहना है इस मार्केट में। आप पहले रियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रखो, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज रखो, कि प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज इन द सेंस साइकोलॉजिकली, टेक्निकली सब डॉट्स को कनेक्ट करके लेवल्स डिफाइन कर लो, क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं तब तक आप बाजार में एक्शन नहीं ले सकते। वाह, आप आंकड़ों पे आने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, ट्रिगर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, और एक बात है ना, मेरा पर्सनल बिलीफ है, जैसा हमने साइकोलॉजिकली 2-3 एग्जाम्पल लिए, मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो आप लोगों को कभी नहीं दिखाया जाएगा। बाजार ये 5 उंगलियां हैं। यहाँ पर बाजार में बड़े लोग जिनके पास बड़े पैसे हैं, वो लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे तभी प्रॉफिट बनाएंगे। आपको क्या लगता है, बड़े लोग अगर यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं? हमें मार्केट हमेशा यही दिखाएगा। फिर पैसे पोजीशन यहाँ पर बननी चाहिए। यहाँ पर ये होता क्या है, जो लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन बड़े लोगों की बन जाती है, यहाँ पर आके वो न्यूज़ स्प्रेड होती है, प्रिंट मीडिया हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो जी यहाँ। और अब अभी तो सोशल मीडिया का भी बहुत ज़माना है। एक चीज़ को बाय करने कोई बोलता है तो सब बाय करने बोलने लगते हैं। अभी हमने रिसेंट 2-3 महीनों में ये देखा, सब क्रैश की बातें कर रहे थे। क्रैश के 5 वजह, हुआ क्या क्रैश, 26,000 पे निफ्टी खड़ी है। तो यहाँ पर न्यूज़ स्प्रेड की जाती है, और यहाँ पर जो यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई रहती है वो यहाँ पर बड़े लोग काट देते हैं, और यहाँ पर जो न्यूज़ स्प्रेड की जाती है वो यहाँ खरीदते रहते हैं, क्योंकि सेलर को बायर चाहिए और बायर को सेलर चाहिए। बिल्कुल। जब यहाँ पर वो जो न्यूज़ यहाँ पर स्प्रेड करी हुई, यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप बना ली रिटेलर ने या फिर छोटे माइंडसेट वाले ने, बाजार धीरे धीरे ढह जाते हैं। तो हमको कोशिश ये करना है, हमको बाजार यहाँ पर पकड़ने का हुनर डेवलप करना है। ओके, पूरा बाजार मुट्ठी में रहेगा, वरना मिडिल फिंगर आप लोगों के सामने रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन रहा है अमित जी आपके साथ, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, साइकोलॉजी के बारे में जाना, आपने जो एनेक्डोट्स दिए हैं, स्पेसिफिकली जो आपने कहानियाँ बताई हैं यहाँ पर, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जी। जो आपने खुद ने देखा है, काफ़ी बेहतरीन रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सो मच सर। आए यहाँ पर हमारे चैनल पे। एंड दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल्स में, व्हाट्सएप चैनल्स में लाइक कीजिए, एंड कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए इफ़ यू वांट कि हम अमित जी को वापस हमारे चैनल पे लेके आएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।